हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनलैंड फिशरीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मरीन फिशरीज़ क्या होती हैं, किस तरह से मरीन वाटर रिजर्वॉयर्स में डिफरेंट टाइप्स की मरीन फिशेस मिलती हैं और उनको कैप्चर किया जाता है या उनका कल्चर भी किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो फिश बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो फिशेस हैं, उनके प्रोडक्शन की ईल्ड को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मरीन वाटर फिशेस को भी कल्टीवेट या कल्चर किया जा सकता है, कैप्चर करने के अलावा भी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनलैंड फिशरीज़ के बारे में। अब ये इनलैंड फिशरीज़ क्या होती हैं, इनका कल्चर करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, अगर करना पड़ता है तो कैसे करना पड़ता है, ये सब आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इनलैंड फिशरीज़ के साथ। अब ये इनलैंड फिशरीज़ क्या होती हैं भाई? फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर्स में मिलने वाली जो फिशेस होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं इनलैंड फिशरीज़। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास मरीन वाटर रिजर्वॉयर्स की कमी नहीं है, लेकिन फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर्स की कमी तो है। मतलब क्या? जब रिजर्वॉयर्स ही कम होंगे तो उनमें एक्वेटिक लाइफ डेवलप होने वाली, उनमें एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी कम होगी। तो जाहिर है फिशेस का जो नंबर होगा, यानी कि जो फ्रेश वाटर फिशेस का नंबर होगा वो भी होगा कम। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं भाई? तो हमने बोला कि कैनल्स होते हैं, इसके बाद में पॉन्ड्स होते हैं और रिजर्वॉयर्स जैसे कि रिवर्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अब एक ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज भी होते हैं। ये ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? जहाँ पे मरीन वाटर और फ्रेश वाटर कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है? तो हमने बोला एस्चुरीज एंड लेगून्स। एस्चुरीज एंड लेगून्स वो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। इतना क्लियर है आपको? ये भी क्या करते हैं, जो ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज हैं ये भी अच्छे सोर्स होते हैं फिशेस के लिए, ये भी फिश रिजर्वॉयर्स की तरह काम करते हैं। Next point, while capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. इतनी yield अच्छी नहीं होती है। देखो, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वैसे ही कम है, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ के कारण, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वहाँ पे भी मैंने एक ही बात आपसे बोली थी और आज भी मैं वो उस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वाटर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। वाटर पोल्यूशन क्या होगा? वाटर पोल्यूशन से क्या होगा कि वाटर में रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो भी सफ़र करेगी। अब चाहे वो मरीन वाटर में रह रही हो एक्वेटिक लाइफ या फिर वो फ्रेश वाटर में रह रही हो, वाटर पोल्यूशन तो दोनों ही वाटर रिजर्वॉयर्स में हो रहा है। हम ओशियंस और सीज को भी उतनी ही अच्छी तरीके से गंदा कर रहे हैं जितना कि हम रिवर्स को कर रहे हैं, है ना? जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनमें रह रही जो एक्वेटिक लाइफ है वो सफ़र कर रही है। जब हम इनलैंड फिशरीज़ की बात करते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर फिशेज़ की बात करते हैं, तो उनका जब कैप्चरिंग उनकी की जाती है फूड्स के लिए, ठीक है, तो क्या होता है, काफ़ी ईल्ड कम होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर्स वैसे ही कम है, पोल्यूशन और हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका नंबर कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इससे क्या होगा, ईल्ड कम हो जाएगी। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। अब जब कोई चीज़ नेचुरली प्रेजेंट नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने मरीन फिशेस को भी हमने कल्चर किया था, उसी तरह से जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, इनलैंड फिशरीज होती हैं, उनका भी कल्चर किया जाता है, और उस कल्चर को हम क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या है? पिसीकल्चर का ही एक पार्ट है। पिसीकल्चर में हम क्या करते हैं कि जितनी भी फिशेस जो कि फिश प्रोडक्शन में, फिश कल्चर में शामिल होती हैं, चाहे वो मरीन वाटर हो, शेल फिशेज हो, फ्रेश वाटर फिशेज हो, सबका कल्टीवेशन किया जाता है, रेयरिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। लेकिन जब पिसीकल्चर यानी कि फिश प्रोडक्शन या कल्चर स्पेसिफाई हो जाए या रिस्ट्रिक्ट हो जाए फ्रेश वाटर या इनलैंड फिशरीज के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वा कल्चर कहते हैं। और जब हम मरीन वाटर फिशरीज का हम कल्चर कर रहे थे तो उसे हम क्या कहते थे?
मैरीकल्चर कह रहे थे। तो पिसीकल्चर के दो टाइप्स हो गए, एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर। इतना क्लियर है आप सबको? तो क्या कर रहे हैं, जब फिश कैप्चरिंग से ईल्ड प्रॉपर नहीं हो रही है, एडिक्वेट नहीं हो रही है, इनसफिशिएंट है, तो क्या करेंगे, फिश प्रोडक्शन करेंगे। और फ्रेश वाटर इनलैंड फिशेस को का जो कल्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वा कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप सो दैट फिश आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड। कई बार जिस पानी में राइस को ग्रो किया जाता है वहीं पे एक्वाकल्चर भी परफॉर्म किया जाता है। इससे क्या होगा कि फिशेस पैडी फील्ड के वाटर में ग्रो करेंगी। जितना न्यूट्रिशियस पानी होगा फिशेस की हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होगी। वाटर पोल्यूशन से हो क्या रहा था, वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी, है ना। वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट होगी, ऑक्सीजन कम होगा, न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, तो वहाँ पे रह रही फिशेस भी अनहेल्दी हो जाएंगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइस फील्ड में यानी कि पैडी फील्ड में जहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है वहाँ पे फिशेस को कल्चर करते हैं, जिससे क्या होता है, पानी न्यूट्रिशियस हो जाएगा और जो फिशेस होंगी वो हेल्दी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। अब मोस्टली जो फिश फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, एक्वाकल्चर की हम बात कर रहे हैं, वो इंटेंसिव भी हो सकती है। और ज़्यादा इंटेंसिव बनाने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम्स में फार्मिंग करते हैं। अब ये कंपोजिट क्यों कह रहे हैं फिश कल्चर सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे लोकल और एग्जॉटिक स्पीशीज जो होती हैं, फिश स्पीशीज, उन दोनों को कंबाइन किया जाता है। कंपोजिट हम क्यों बोल रहे हैं फिश कल्चर सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे लोकल स्पीशीज और एग्जॉटिक मतलब क्या, कि जो ऐसी स्पीशीज जो कि हमारी कंट्री में डेवलप नहीं करती हैं, ग्रो नहीं करती, उनको बाहर से लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो लोकल और एग्जॉटिक स्पीशीज जो होती हैं, इंपोर्टेड स्पीशीज जो होती हैं, उन सबको एक साथ कल्चर करा जाता है। इसीलिए इससे क्या होगा, जो फिश फार्मिंग होगी वो और इंटेंसिव हो जाएगी, और जो इंटेंसिव फिश फार्मिंग का जो कल्चर सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट कहते हैं। अब आगे की बात, in such a system a combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond। यहाँ पे क्या किया जाता है कि 5 से 6 अलग अलग फिश स्पीशीज को एक साथ फिश पॉन्ड में रखा जाता है, एक ही फिश पॉन्ड में। These species are selected so they do not compete for food among them, having different types of food habits। जैसा कि हमने डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करी थी जब हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट देख रहे थे, है ना, उसमें हमने क्या देखा था कि अलग अलग वैरायटीज हम ले रहे थे क्रॉप्स की, जिनको हम एक साथ ग्रो कर रहे थे, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न्स में हमने यही देखा था। ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें प्रोडक्शन की ईल्ड बढ़ानी थी, लेकिन एक लिमिटेशन थी, एक रिस्ट्रिक्शन थी कि जो वैरायटीज आप अलग अलग क्रॉप्स की ले रहे हो वो ऐसी वैरायटीज होनी चाहिए कि जो एक दूसरे से compete ना करें, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए, फूड के लिए। अदरवाइज क्या होगा, अननेसेसरली कंपटीशन होगा, ना एक वैरायटी सर्वाइव कर पाएगी ना दूसरी वैरायटी सर्वाइव कर पाएगी, या क्योंकि हमें फूड प्रोडक्शन की ईल्ड को बढ़ाना था। उल्टा क्या हो जाएगा, वैरायटीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, प्रोडक्शन की ईल्ड बढ़ने से बढ़ तो पाएगी नहीं, कम और हो जाएगी। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिशेस की, तो यहाँ पे 5 से 6 डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं फिशेस की और एक ही फिश पॉन्ड में रख देते हैं, उनका कल्चर किया जाता है। प्लस हम बोलते हैं कि ये स्पीशीज कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि ये आपस में compete नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ फूड के लिए, यानी कि अलग अलग फूड हैबिट्स वाली डिफरेंट स्पीशीज को लिया जाता है। एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूज्ड। ठीक है, उसमें भी हमने देखा था कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। क्रॉपिंग पैटर्न्स का ये एक एडवांटेज था। यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट फूड हैबिट्स वाली फिश स्पीशीज लेंगे, जिससे क्या होगा कि पानी में जितना भी फूड प्रेजेंट होगा वो सब यूटिलाइज हो जाएगा, 100% यूटिलाइजेशन पॉसिबल होगा। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। देखो, अगर अभी हम एक पॉन्ड बना दें, ठीक है, और इस पॉन्ड में अलग अलग लेवल्स पे खाना प्रेजेंट होता है, कुछ सरफेस पे प्रेजेंट होता है, राइट, ये हुआ सरफेस पे जो फूड प्रेजेंट है वो। इसके बाद में कुछ मिडिल जोन में भी फूड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि बॉटम लेवल पे भी, पॉन्ड के बॉटम लेवल पे भी
फूड प्रेजेंट होगा। और हमें पता है कि जब भी हम किसी पॉन्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वीड्स तो प्रेजेंट होंगे ही। तो ये लीजिए, ये बना दिए मैंने कुछ वीड्स। अब क्या होगा, इन तीनों चारों पॉन्ड्स की बेसिकली 3 लेयर्स हमने बनाई हैं, अपर जोन, मिडिल जोन और बॉटम जोन। इन तीनों जोन्स में क्या प्रेजेंट होगा, फूड प्रेजेंट होगा। अब हमें क्या करना है, हमें फिश की कुछ ऐसी स्पीशीज लेनी है जो कि इन तीनों लेयर से खाना यूटिलाइज कर ले। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला है कटला। कटला ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि सरफेस फीडर्स होती हैं, यानी कि सरफेस पे जो खाना प्रेजेंट होगा उन्हें कौन आके खाएंगी, तो हम बोलते हैं कि कटला। इतना क्लियर है आप सबको। नेक्स्ट क्या है, रोहूज फीड इन द मिडिल जोन ऑफ द पॉन्ड। रोहूज क्या करती हैं, पॉन्ड के मिडिल जोन में जो खाना होता है वो खाती हैं। फिर कौन आए, मृगल्स आई और कॉमन कार्प्स आए जो कि बॉटम फीडर्स होते हैं, यानी कि पॉन्ड के बॉटम में जो खाना प्रेजेंट होता है उसे खाते हैं। कौन, तो हमने बोला मृगल्स, ये आ गई हमारी मृगल्स, और हमने बोला कार्प्स। इतना क्लियर है आपको। अब ये जो हमारी वीड्स थी, इन्हें आके कौन खाएगा, इन्हें खाते हैं आकर के ग्रास कार्प्स। ठीक है, कॉमन कार्प्स क्या करेंगे, बॉटम में जो खाना प्रेजेंट होगा उसे खाएंगे, और ग्रास कार्प आकर किसको खाएंगे, ये जो वीड्स निकली हैं इनको आके खा लेंगे ग्रास कार्प। इतना क्लियर है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये इतना अच्छा एग्जांपल है कि पॉन्ड में डिफरेंट लेवल्स पे जहाँ पे खाना मिल रहा था, उन सभी लेवल्स पे अलग अलग स्पीशीज हमने एक साथ ग्रो करी हैं, कल्टीवेट करी हैं, और ये सभी अलग अलग स्पीशीज जो हैं पॉन्ड के अलग अलग लेवल से जाकर के खाना खा रही हैं। सरफेस फीडर कौन है, कटला है। बॉटम में कौन रहेगा, रोहू। और मिडिल जोन में कौन रहेगा, रोहू। और बॉटम जोन में कौन रहेंगी, मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स, और ग्रास कार्प आकर के खा लेंगी वीड्स को। इतना क्लियर है आप सबको। अब पॉइंट क्या है, दिस इंक्रीजेस द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड। इससे क्या हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है पूरे खाने का, सभी न्यूट्रिएंट्स का जो कि पॉन्ड में अवेलेबल है, प्लस हम बोल रहे हैं कि यील्ड भी बढ़ रही है, क्योंकि हमें कल्चर तो करना ही है ना, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड के कारण हम जो नेचुरली फिशेस प्रेजेंट हैं, फ्रेश वाटर फिशेस प्रेजेंट हैं वाटर रिजर्वॉयर में, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, ऑब्टेन करते जा रहे हैं। प्लस क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन से वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, उनका सर्वाइवल काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि नंबर फ्रेश वाटर फिशेस का कम हो रहा है, इसलिए क्या करना पड़ रहा है, उनका कल्चर करना पड़ रहा है। कल्चर में भी हमने एक कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, जिसमें कि 5 से 6 स्पीशीज़ को हम एक साथ लेते हैं, फिशेस की, ऐसी स्पीशीज़ जो कि आपस में कम्पीट ना करें एक दूसरे से खाने के लिए। अलग अलग फूड हैबिट्स वाली फिश स्पीशीज़ को लिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, वन प्रॉब्लम विच सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मेनी ऑफ दीज फिशेस ब्रीड ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। अब क्या हुआ, एक मेजर ड्रॉबैक ये आ गया कि जो कंपोजिट फिश कल्चर में जो हमने डिफरेंट स्पीशीज ली हैं फिशेस की, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि मॉनसून के टाइम पर ही ब्रीडिंग करेंगी। अब क्या हुआ, even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species as well। अगर कहीं और से भी फिश सीड्स लेकर के आ गए हैं और वो हमने इस कॉम्पोजिट सिस्टम में मिला दिया है, तो भी क्या होगा, बाकी जो स्पीशीज हैं उनके साथ वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। So a major problem in fish farming is the lack of availability of good quality seeds। good quality seeds fish farming में नहीं मिलते हैं। एक major drawback क्या हो गया कि बहुत सारी फिश स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ मॉनसून में ही ब्रीडिंग करेंगी। अगर हमने कहीं और से वाइल्ड एरिया से फिश सीड्स लेकर के आ भी गए हैं तो भी क्या होगा, वो बाकी स्पीशीज के साथ मिक्स हो जाएंगी। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि गुड क्वालिटी फिश सीड्स नहीं मिलते हैं फार्मिंग के लिए। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वेज हैव नाउ बीन वर्कड आउट टू ब्रीड दीज फिशेज इन पॉन्ड्स यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। अब क्या होता है भाई, हार्मोनल स्टिमुलेशन के थ्रू ब्रीडिंग कराई जाती है। जैसे कि हमने बोला कि सिर्फ ब्रीडिंग सीजन जो उनका था सिर्फ मानसून ही है, मानसून में वो ब्रीडिंग कर रही थी, लेकिन हमें क्या चाहिए है, जल्दी जल्दी फिश सीड्स चाहिए हैं। तो क्या किया जाता है, पॉन्ड में हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोन्स के अंडर में ब्रीडिंग करवाई जाएगी, हार्मोनल सिचुएशंस उनको दी जाएगी, जिससे क्या होगा, ब्रीडिंग उनकी मानसून सीजन के अलावा भी पॉसिबल है।
दिस हैज़ ensured द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड्स इन डिज़ायर क्वांटिटीज। देखो क्या हो रहा था कि सिर्फ मॉनसून में ही मोस्ट ऑफ द फिश स्पीशीज ब्रीड कर रही थी। अब क्या हुआ, फिश प्रॉपरली उतनी ईल्ड हो नहीं पा रही है फिशेस की, तो क्या किया, हमने सोचा कि वाइल्ड से हम कुछ फिश सीड्स लेकर के आते हैं और इस पॉन्ड में डाल देते हैं, तो क्या होगा, हो सकता है कि ब्रीडिंग जल्दी हो जाए। उससे भी कुछ नहीं हुआ, वो फिश सीड्स जा करके जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं वो जाकर के जो अच्छी स्पीशीज थी, एक्सोटिक और लोकल जो स्पीशीज थी फिशेस की, उनके साथ जाकर के कंबाइन हो गई। इससे क्या हुआ कि जो फिश सीड की क्वालिटी है वो खराब हो गई। तो दो मेजर ड्रॉबैक आ गए। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया कि ब्रीडिंग तो करवानी है लेकिन वाइल्ड जो फिश सीड्स हैं वो लेकर के नहीं आएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे उसी पॉन्ड के अंदर करवाएंगे। कैसे, हार्मोनल स्टिमुलेशन के साथ हार्मोन्स डालेंगे उस पॉन्ड के अंदर, जिसकी वजह से फिशेस क्या करेंगी, मानसून सीजन के अलावा भी ब्रीडिंग शो करेंगी। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो मानसून के अलावा ब्रीडिंग हो जाएगी, प्लस बाहर से जो वाइल्ड फिश सीड्स लेकर के आ रहे थे ब्रीडिंग को स्टिमुलेट कराने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे क्या होगा, जिस पॉन्ड में आप कल्चर अपना कर रहे होंगे फिशेस का, उसमें आपको प्योर फिश सीड्स मिल जाएंगे ब्रीडिंग की हेल्प से। और वो ब्रीडिंग किसके स्टिमुलेशन में होगी, हार्मोनल स्टिमुलेशन के इन्फ्लुएंस में होगी। इतना क्लियर है आपको? ये बेसिक पॉइंट्स हैं इनलैंड फिशरीज के जो हमारे साथ हमारी एनसीईआरटी ने डिस्कस करे हैं। इतना क्लियर है आप सबको? अब जो भी हमने पढ़ा है इस वीडियो में उसका हम करते हैं एक क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि भाई इनलैंड फिशरीज क्या होती हैं। तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में जो फिशेस मिलेंगी उन्हें हम कहते हैं फ्रेश फिशेस, और उनको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब कंटिन्यूसली उनके एक्सट्रैक्शन से और वाटर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है कि उनका नंबर काफ़ी हो रहा है कम। अब नंबर कम होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, उनका कल्चर करेंगे। और फ्रेश वाटर फिशेस के कल्चर को हम क्या कहते हैं, एक्वा कल्चर कहते हैं। और मरीन वाटर फिशेस के कल्चर को हम क्या कह रहे थे, मैरी कल्चर कह रहे थे। तो पिसी कल्चर के दो टाइप हो गए, मैरी कल्चर एंड एक्वा कल्चर। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं भाई, पॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, कैनाल्स होती हैं, रिवर्स होती हैं। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर कंबाइन होता है। एग्जाम्पल क्या हो उनके, एस्चुरीज एंड लेगून्स, वो भी फिशेस के रिजर्वॉयर्स की तरह काम करते हैं। अब क्या हुआ, हमें करना है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के लिए हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसा माना जाता है कि राइस फील्ड जो होती है जहाँ पे हम राइस ग्रो करते हैं वहाँ पे फिशेस को ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि पैडी फील्ड में ग्रो करेंगी वो फिशेस, तो जो पानी होगा वहाँ का वो काफ़ी होगा न्यूट्रिशियस वाटर जब फिशेस लेंगी, कंज्यूम करेंगी, तो वो खुद भी हेल्दी हो जाएंगी। तो बेटर हेल्थ के लिए उनको जो पैडी फील्ड होती है वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा इंटेंसिव को फिश फार्मिंग को और इंटेंसिव बनाने के लिए एक कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जहाँ पे लोकल और एक्सोटिक स्पीशीज़ जो होती हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे 5 से 6 स्पीशीज़ डिफरेंट स्पीशीज़ फिशेस की ली जाती हैं और उनको कल्चर किया जाता है केवल एक ही फिश पॉन्ड में। लिमिटेशन क्या होती है कि ऐसी स्पीशीज़ हमें लेनी है जो कि एक दूसरे के साथ खाने के लिए compete ना करें, उनकी अलग अलग फूड हैबिट वाली फिश स्पीशीज़ लेनी चाहिए। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। फॉर एग्जाम्पल कटलास हमने ली है, तो कटलास क्या करेंगी, पॉन्ड के सरफेस पे जो खाना रहेगा तो उसे खाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सरफेस फीडर्स होती हैं। इसके बाद में रोहू क्या करती हैं, पॉन्ड के जो मिडिल जोन में खाना होगा उसे कंज्यूम करेंगी। इसके बाद में आए कॉमन कार्प्स और मिगल्स, जो कि बॉटम में जो खाना होगा पॉन्ड के उसको ऑब्टेन करेंगी, उसे खाएंगी। इसके अलावा वीड्स भी होते हैं तो उसको खाने वाले ग्रास कार्प्स आ जाएंगे। इतना क्लियर है? तो जैसे कि आपने देखा 3-4 स्पीशीज़ यहाँ पे एक साथ एक ही पॉन्ड में रह रही हैं, लेकिन इन लोगों ने compete नहीं किया एक दूसरे के खाने के साथ, है ना। और पूरा पॉन्ड में जितना भी खाना था उसका भी इन सभी ने अलग अलग स्पीशीज़ ने 100% यूटिलाइजेशन भी कर दिया। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक क्या होता है इनमें कि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ मॉनसून के टाइम पर ही ब्रीडिंग करती हैं। अब ब्रीडिंग को इनिशिएट करने के लिए क्या करते हैं कि बाहर से वाइल्ड कुछ स्पीशीज़ ले आते हैं, उन वाइल्ड स्पीशीज़ के फिश सीड्स ले आते हैं और सोचते हैं कि शायद अब ब्रीडिंग स्टिमुलेट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो वाइल्ड वेराइटीज़ के जो फिश सीड्स आए हैं वो भी जो हमारे पास एक्सोटिक और लोकल वेराइटीज़ थी, स्पीशीज़ थी, उनके साथ मिक्स हो जाती हैं। इससे क्या हुआ कि
प्योर फिश सीड्स नहीं मिल पाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक आई जिसे हम कहते हैं हार्मोनल स्टिमुलेशन। इस हार्मोनल स्टिमुलेशन में क्या करते हैं कि जो फिश पॉन्ड है उसमें हार्मोन्स डाल देते हैं। हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आकर के जो स्पीशीज़ जो कि सिर्फ मॉनसून में ब्रीड कर रही थी वो अब बाकी सीजन में भी ब्रीड कर जाती। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बाहर से जो वाइल्ड वैरायटी की जो फिश सीड्स लाए गए थे पॉन्ड के अंदर वो नहीं लाने पड़ते। अब जब वाइल्ड वैरायटीज़ या स्पीशीज़ नहीं आएंगी तो पॉन्ड में जो हमने लोकल और एग्जॉटिक स्पीशीज़ ली थी उनसे क्या मिलेंगे, हमको प्योर फिश सीड्स मिलेंगे। तो दोनों प्रॉब्लम्स हो गई सॉल्व सिर्फ किससे, हार्मोनल स्टिमुलेशन से। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ हमारा इनलैंड फिशरीज भी होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा जो फिश कल्चर है, जो फिश प्रोडक्शन है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमने देख लिया कि किस तरह से अलग अलग वाटर रिजर्वॉयर्स में, चाहे वो मरीन हो चाहे वो फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर हो, इन सब में अलग अलग टाइप की फिशेज मिलती हैं। ट्रू फिन्ड फिशेज भी मिलेंगी और शेल फिशेज भी मिलेंगी। जो हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली फिशेस होती हैं उनका कल्चर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए उनको कल्चर किया जाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी फिशेस को कल्चर किया जाता है, चाहे वो मरीन वाटर फिशेज हो या चाहे वो फ्रेश वाटर फिशेज हो। तो अब आप आई होप कि अब आपको पूरा जो फिश प्रोडक्शन है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एनिमल हस्बेंड्री में एक और टॉपिक बचा है जो कि है बी कीपिंग, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में अपग्रेड कर देना है, और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।